दो पार्टी हैं, एक जम्मू कश्मीर की पार्टी है जिसको पीडीपी कहते हैं, जिसकी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं, और एक पार्टी है जिसका नाम आपने सुना था, जिसने इस देश के बंटवारे के लिए मजहब के नाम पे 1947 में वोट मांगा था कि भारत का विभाजन इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे जो लोग चाहते हैं वो अपना मत दें और जो नहीं चाहते हैं इसके विरोध में दें। उस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। खलीकुज़्ज़मा मोहम्मद अली जिन्ना इसके तमाम अध्यक्ष रहे, और वोट मांगा गया तो कुल मिलाकर के 475 सीटों में से मुस्लिम लीग को 425 सीटों पे विजय मिली, और यह तय हुआ कि यह मुल्क मजहब के नाम पे बटेगा। और उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनका यह कहना था कि भारत में दो नजरिए हैं, यानी दो दृष्टियां हैं, टू नेशन थ्योरी है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इनका कल्चर अलग है, इनकी सोच अलग है, लिहाजा मुसलमानों को अलग मुल्क मिलना चाहिए। अब तो इस देश में कम्युनिकेशन के दौर में वो तमाम इंटरव्यू जिन्हें आप विजनरी प्रधानमंत्री समझते थे वो सब आ गए हैं। उनका विजन कैसा था वो सबको दिखाई दे रहा है। मैं जो बात कहकर के आपको आज 2020 में लाने वाली चुनौती खड़ी है उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने देश बांटा। 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर बैन लगा। आप सबको आरएसएस पे बैन लगा, इस कब की तो सबको पता है, क्योंकि आपके विरोधियों ने एक बैन की बात तो बहुत प्रचारित की, लेकिन मुस्लिम लीग के ऊपर बैन लगा था इसकी खबर नहीं छपने दी। मुस्लिम लीग बदल गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हट गई। अब उसके नाम के आगे से ऑल इंडिया हटा दिया गया, उसका संविधान वही रहा, उसकी सोच वही रही, और उसका नाम बदल के आज आजाद भारत के अंदर उसका नाम हो गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। उसके संविधान में कुछ नहीं बदला। पाकिस्तान में कई सारी मुस्लिम लीग बन गई, मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग मुशर्रफ, हर एक के नाम से मुस्लिम लीग चल रही है। लेकिन जो असल बात है जिसको शायद आज हमारा देश नहीं सुन पा रहा, जब नागरिक इस अधिनियम के ऊपर संशोधन पे बात हो रही थी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल पे बात हो रही थी, तो जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो आज आजाद भारत के अंदर केरला तक सीमित हो गई है, उसकी पार्टी का एमपी जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो ना तो हमारे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने टोका, न मीडिया में यह बात पूछी गई। जिस पार्टी का चार्टर था कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, हिंदू और मुसलमान में, हमने उनकी बात तो मानी, लेकिन मजहब के नाम पे जब यह बटा था तो 98% मुसलमान यहां से नहीं गया। हमारे देश के विजनरी लोगों ने कहा नहीं, जिसको जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना है नहीं जाएगा। बल्कि जो चले गए थे उनको चिट्ठी लिखवा के वापस भी बुला लिया उस वक्त के प्रधानमंत्री ने। और पूरे देश में मुस्लिम लीग ने घूम घूम के कहा हर मुसलमान को पाकिस्तान में जाना है और हिस्सा लेना है। मात्र 70 साल किसी देश के इतिहास में एक क्षण के बराबर भी नहीं होते। मात्र 70 सालों के अंदर भारत की पार्लियामेंट में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने भाषण में कहता है
उसका झूठ, उसका फरेब, उसकी मक्कारी, उसकी मुनाफकत तो देखिए कि न वो डरा, न शर्माया, न इस बात की उसको लज्जा आई कि मैं कह क्या रहा हूं। वो पूरी ताकत से उसने वो बात कही जिस पे मुझे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है, इस देश को होना चाहिए था। उसने कहा कि ये जो बिल आया है, इस बिल में कहा गया है कि पाकिस्तान में जिन लोगों को मजहब और धर्म के नाम पर सताया जा रहा है, पीड़ित बनाया जा रहा है, वो तमाम लोग भारत में जो आए हुए हैं उनको भारत नागरिकता देगा। उसमें कहा गया हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं। सिर्फ इतनी ही बात थी बिल में, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसकी पार्टी ने 70 साल पहले इस देश के 2 टुकड़े कर दिए और 21 लाख लोगों की लाश पे यह देश हमको मिला, वो अपने भाषण में कहता है कि गांधी के देश में, बाबा साहब के संविधान में यह कैसे हो सकता है कि आप मजहब के नाम पर लोगों के अंदर डिफरेंस पैदा करें, उन लोगों को 2 अलग नजर से देखें। लिहाजा अगर पाकिस्तान से कोई मुसलमान भी भारत में आके बसना चाहता है तो उसकी भी छूट होनी चाहिए। क्या भारत के किसी शख्स को पब्लिक में, अखबारों पे, डिबेट में यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि मुस्लिम लीग, जिसका चार्टर, जिसका संविधान वही है, जिसने इस मुल्क को 70 साल पहले बांटा था अपने एजेंडे के लिए, जब गांधी कहता था कि मेरी लाश पे देश बटेगा, तब इस देश की मुस्लिम लीग जिना के सामने साथ साथ मिलकर के नैन लड़ा रही थी और इश्क कर रही थी। तब उन्हें जिना की बात ठीक लग रही थी, तब वो जिना की बात के फॉलोअर थे, वोट मांग रहे थे भारत के विभाजन का। तो 70 साल पहले जिना प्यारा था, जो मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट था। 70 साल में ऐसा क्या हो गया है कि वही मुस्लिम लीग अब भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहती है गांधी का देश। जब गांधी ने कहा था तो गांधी को नहीं माना था, क्योंकि एजेंडा देश को बांटना था। आज गांधी के देश की दुहाई दी जा रही है, बाबा साहब के, अंबेडकर की दुहाई दी जा रही है। तब तो अंबेडकर की भी नहीं सुनी थी आपने। तो फर्क क्या है? एक नारा बहुत सुनता था मैं बचपन में, जहां से पाकिस्तान का थॉट, विचार पैदा हुआ, उसी जगह मेरा भी जन्म हुआ है। बहुत बार मैं ये सुनता था, मुझे ताज्जुब होता था कि इस नारे का मतलब क्या है, और बहुत जोर जोर से कहते थे, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये जो आज की स्थिति है, ये हंस के भारत को लेने वाली स्थिति है। इस देश के कानून, इस देश के संविधान, इस देश के बौने नेता, इस देश की संसद, इस देश की पुलिस, इस देश की जुडिशरी को डराओ और अपनी मांगे नाजायज मनवाओ। वही लोग जिन्होंने देश बांटा, वो 70 साल के बाद कहते हैं गांधी का देश है। तो 70 साल पहले कुछ आप और थे, आज कुछ और हैं। आज सिर्फ आप इसलिए बदले हैं कि तब आपको लगता था कि अभी तो मुल्क ले लो, अभी तो एक फौज ले लो, अभी इस्लामिक राज्य बना लो। 70 साल के बाद मूर्ख नेताओं और सोए हुए समाज के कारण इसी संविधान का, इसी देश का, इसी संसद का इस्तेमाल करके हम अगले 50 साल तक एक एजेंडा पे लगेंगे, और 70 सालों के बाद यही देश फिर दोबारा से जब हमारी बात नहीं मानेगा तो हम देश में आग लगा देंगे, क्योंकि तब हम 3.5 करोड़ थे, अब हम 33 करोड़ हैं। इसी तरीके से पीडीपी नाम की जो पार्टी है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संसद में खड़े होकर के जो कुछ बोला, वो तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक था।
और यह बात बार बार मैं इसलिए कहता हूं, अपने गांव में अपने साथियों से, और जो भी मिले बिना डरे, और यह बात मुझे आपसे इसलिए नहीं कहनी चाहिए कि आप छत्रपति महाराज शिवाजी की भूमि पे हैं, आप धन्य हैं कि आपको एक ऐसा गुरु मिला हुआ है जिसने अपना जीवन जी करके बता दिया है कि अभी शिवाजी जिंदा हैं। जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हैं कि जो भारत का नागरिक है वो जरूरी नहीं कि जम्मू कश्मीर का भी नागरिक कहलाएगा। जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग से दी जाती है, जम्मू कश्मीर के संविधान को अलग से रखा जाता है। उसी के चलते आर्टिकल 35A जो ये ताकत देती थी जम्मू कश्मीर की सरकार को कि आप किसे नागरिकता दें किसे ना दें, उसके चलते क्या हुआ कि 1957 में जब वहां का संविधान बना तो आप उनका झूठ, आजाद भारत में उनकी मक्कारी, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र और भारत विरोधी ताकतें इतनी मजबूत थीं कि यह कानून, यह राष्ट्रपति का आदेश 14 मई 1957 को भारत के संविधान में जोड़ा गया। लेकिन जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 में बना और जब उन्होंने इसे अपने संविधान में जोड़ा तो यह कहा कि हमारे संविधान में हम इसे जोड़ेंगे, लेकिन इसके जोड़ने की डेट, इसकी कट ऑफ डेट हम 1944 रखेंगे। तो 1957 में जो कानून बन रहा, जब यह देश आजाद था, उसको 1944 से लागू करने के पीछे क्या मंशा थी? देश के विजनरी प्रधानमंत्रियों ने नहीं पूछा। उनकी मजबूरियां नहीं होंगी कि वो क्यों ब्लैकमेल हुए, मुझे नहीं पता। लेकिन 1944 के पीछे का राज इसलिए ज्यादा खतरनाक था क्योंकि बताया नहीं गया, खामोशी साध ली सारे लोगों ने। मैं बताता हूं जो मैं पिछले 3 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस समाज को मैं ये मानता था, पता नहीं कोई मेरी बात सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, ये भौतिकवादी समाज है, लेकिन इसी समाज ने मेरी बात सुनी। हजारों करोड़ों लोगों ने दबाव बनाया और पहली बार भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में 370 के बाद किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 370 को भी खत्म करेंगे और धारा 35A को भी खत्म करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम जड़ को नहीं समझना चाहते। अगर आपकी समझ में जड़ नहीं आएगी तो वर्तमान को समझने में आपको बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए कुछ कुछ चीजों की जड़ समझिए, वो क्यों चली, कैसे चली। जो 1944 की डेट है वो इसलिए रखी गई कि 1940 में पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने अपना जो अधिवेशन किया उसमें एक प्रस्ताव पारित किया कि पाकिस्तान बनेगा। 1940 तक जिन समझदार मुसलमानों को इधर उधर जाना था वो आ चुके थे, लेकिन 1944 के बाद जब मारपीट शुरू हुई तो वहां से डोगरा, सिख, बौद्ध, हिंदू, ये तमाम सारे लोग कुल मिलाकर के 5600 परिवार भाग करके भारत की धरती पे आए। क्योंकि उस वक्त एक ही ट्रेन चलती थी सियालकोट से लेकर के लाहौर तक। तो उस ट्रेन की वजह से हुआ यह कि कोई और रास्ता नहीं था। तो जो 5600 परिवार भागकर आए, लुटे पिटे आए, वो जम्मू कश्मीर में आके रुक गए। और उन 5600 परिवारों में एक भी मुसलमान नहीं था, सारे नॉन मुस्लिम थे और उसी जम्मू में रहे। तो आपने नागरिकता देने की डेट 1944 इसलिए रखी कि वो जो 5600 परिवार थे उन्हें जम्मू कश्मीर की नागरिकता से वंचित कर दिया जाए।
यह सवाल नहीं पूछा। वैसे हमारे यहां हर छोटी छोटी बात पर डिबेट होती है। उसका परिणाम यह हुआ कि यह देश को नहीं पता कि पिछले 70 सालों से दुनिया के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर एक राज भारत की धरती पे था, जिसका संविधान भी अलग था, जिसका मुख्यमंत्री नहीं होता था, जिसका प्रधानमंत्री होता था। उस राज्य ने, उन ताकतों ने भारत की संसद में इस सवाल को उठने नहीं दिया और नेताओं ने इस देश को जागृत नहीं किया। आज वो 5600 परिवारों की गिनती जम्मू के अंदर 7.5 लाख है। वो 7.5 लाख लोग जो 1944 से लेकर के 1954 के बीच में जम्मू कश्मीर में आके बसे, उन्होंने 70 साल में वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं मिला। बिना वोट दिए 70 साल से रह रहे थे, बिना नागरिकता के जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, और वो नागरिक नहीं थे तो नौकरी नहीं मिल सकती थी, उन्हें वहां कारोबार करने की इजाजत नहीं थी, शादी करने की इजाजत नहीं थी, राज्य सरकार की किसी स्कीम का उनको फायदा नहीं मिलता था। लेकिन इस सोए समाज ने कभी उन 7.5 लाख लोग जो हिंदू थे, जो सनातनी थे, उनकी दुख को कभी पूछा नहीं। नेताओं ने जो किया वो समझ में आता है, इसलिए बार बार मैं सत्ता और नेताओं को दोष नहीं देता हूं, लेकिन जहां समाज सोता है वहां नेता ऐसे ही काम करते हैं। आज सवाल यह नहीं है कि भारत में रहने वाला कोई भी हिंदू, चाहे वो शिवाजी की धरती का हो, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा होने वाला कोई मुसलमान हो, जम्मू कश्मीर में 6 अगस्त 2019 से पहले तक जम्मू कश्मीर में जाकर के कारोबार और जमीन नहीं खरीद सकता था, क्योंकि वहां की सरकार जब तक नागरिकता नहीं देगी तब तक आप वहां नहीं जा सकते थे। जो मुद्दे की बात है उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। पीडीपी, जिसका अपना संविधान यह कहता है कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, उस पार्टी का एमपी नागरिकता कानून के ऊपर, बिल के ऊपर जब चर्चा चल रही थी, उसने कहा कि यह सरकार मुसलमान विरोधी है, हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, पारसियों को, ईसाइयों को तो पाकिस्तान से आने दे रही है, लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं दे रही। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, जो मैंने आपको पीछे की बात बताई है, जो भारत की धरती पे हैं उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 0 है। एक सरकार आती है 1 लाख करोड़ देती है, दूसरी सरकार 40,000 करोड़ देती है, तीसरी सरकार 80,000 करोड़ देती है। मेरे और आपके टैक्स से पलने वाले एक राज्य के अंदर उनकी विधानसभा अलग है, उनका संविधान अलग था। उन लोगों ने जो भारत की धरती पर भारतवासियों के टैक्स से पल रहे थे, भारत की संसद लागू नहीं होती थी, उसी देश में, उसी राज्य के अंदर उन्होंने एक आदर्श सत्ता के माध्यम से ऐसी ताकत अख्तियार कर ली थी कि वो भारत के लोगों को अपने राज्य में नहीं घुसने देना चाहते थे, अपने राज्य की नागरिकता तक देना उन्हें मंजूर नहीं था। जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, कितने महान मक्कार हैं वो, कि आप ही के खा रहे हैं, आप ही के टैक्स से पल रहे हैं, भारत की सेना उनकी रक्षा कर रही है, भारत के पैसे से उनका सिस्टम चल रहा है, वहीं आतंकवादी भी पल रहा है, वहीं सेपरेटिज्म भी पल रहा है, वहीं सरकारें भी चल रही हैं, लेकिन भारत के किसी भी नागरिक को, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो क्रिश्चियन हो, वो किसी को उस जम्मू कश्मीर की नागरिकता देने को तैयार नहीं है। लेकिन उसी पार्टी का एमपी भारत की संसद में खड़े होकर कहता है कि भारत को पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान को नागरिकता देनी चाहिए।
कैसा लगता है आपको यह बात सुनकर के कि कमाल कमाल के लोग हैं जो इसी देश में हैं, वो तो अपने देशवासी को नागरिकता देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारत से उम्मीद करते हैं कि जो 70 साल पहले जिन जिहादियों ने, जिस इस्लामिक आतंकवादियों ने इस देश को तोड़ करके एक देश बना लिया था, अब उन आतंकवादियों को भारत में नागरिकता दे दी जाए। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप 70 सालों से बोले नहीं। और यह सड़कों पे जो आगजनी हो रही है, यह इसलिए हो रही है कि हम तमाम सारे लोग, गुरुजी ने भी कुछ कहा मुझसे, और बहुत सारे लोगों को मैं ये कहते सुनता हूं, गुरुजी का जो काम है वो कर रहे हैं, और यही वजह है कि लाखों लोग इन पहाड़ियों के बीच में बैठे हैं रात में। लेकिन बहुत सारे लोग दिल्ली से लेकर के पटना और पटना से लेकर लखनऊ बहुत जोर जोर से सुनता हूं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय कहने से भारत मजबूत नहीं होगा। भारत मां की धरती पे जो गद्दार बैठे हैं उन्हें खत्म करने से होगा। लिहाजा तकलीफ इस बात की नहीं है कि धारा 370 और 35 पे हट गई है। दर्द कुछ और है। जो लोग इस देश को एक सनातनी राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैं देश भर में मेरी बात जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं बार बार उनसे कहता हूं, अपने सीने पे हाथ रखो। जो सबसे पवित्र जगह तुम्हारे जीवन की हो वहां खड़े हो 5 मिनट के लिए और रख के हाथ ये पूछो कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, लेकिन तुम हिंदू हो कि नहीं? और अगर हिंदू हो तो ये राष्ट्र हिंदू बन चुका, और अगर हिंदू नहीं हो तो हिंदू राष्ट्र नहीं है ये। क्योंकि आप ना तो पढ़ते हैं, ना पढ़ के उन बातों को आगे पहुंचाते हैं। लिहाजा जिस हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र को हम बनाना चाहते हैं, उसमें आपने सिर्फ पहली बार 1000 साल के बाद, 1000 साल के बाद आपको बहुत थोड़ा सा बोध हुआ है। सोचें कि आपने इस देश में कभी इस देश को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए, सनातन को स्थापित करने के लिए क्या कभी वोट दिया था? आपने तो वोट, इस देश में प्याज के दाम महंगे हो जाते हैं तो प्याज पे सरकार को गिरा दिया। पहली बार आपको परिस्थितियों ने उस जगह पहुंचा दिया, हालात आपके सामने ऐसे हो गए कि जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने 70 सालों में किए, समाजवाद के नाम पे, वामपंथ के नाम पे, मिलीजुली सरकार के नाम पे, जितना भी हो सकता था, ऊंचा नीचा, अगड़े पिछड़े, हिंदी तमिल, तमाम चीजें इस्तेमाल हो गईं। लेकिन 2014 में आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचा। 2014 का बहुमत, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि हमारे देश में लोगों को पॉलिटिकली करेक्ट होने का शौक बहुत है, और अपनी बात कहने के लिए मुझे पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने का शौक है। 2014 में पहली बार भारत के लोगों ने, एक बहुत बड़े वर्ग ने पहली बार हिंदू होकर वोट दिया। जब आपने हिंदू होकर वोट दिया तो उसके परिणाम आपके सामने हैं, और लोगों ने आपको चढ़ाया, गाली दी कि ये वोट निगेटिव वोट मिला है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मिला है, ये 70 साल की कांग्रेस सरकार से नाराजगी के कारण मिला है। लेकिन 14 से लेकर 19 तक बड़े सारे कानून बने, बड़े सारे परिवर्तन हुए, वो भी सारे के सारे इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे थे।
वो तत्कालिक थे। एक व्यवस्था के बदलने में कुछ तकलीफें होती हैं, लेकिन मेरे लिए उससे बड़ा जो प्रश्न था कि जो समाज छोटी छोटी चीजों पे सरकार गिरा देता हो, जो छोटी छोटी बातों पे मेरा तेरा करता हो, आपने यह साबित कर दिया कि जो आपने बटन 2014 में दबाया था, तमाम तकलीफों के बाद आपने कहा कुछ भी हो जाए हमारी तकलीफ कम है, राष्ट्र की तकलीफ बड़ी है, इसलिए दोबारा से 2019 में आपने उससे ज्यादा बहुमत दिया।